बेशक वह उस समय केवल तरुण गोयल को सूचित करना चाहती थी और बाद में डिवाइन टेक्नोलॉजी के हाथों में नहीं पड़ी। जैसा कि जगत मेहरा ने मिजो की क्षणभंगुर नज़र को याद किया, गंदी चोटी की अनुपस्थिति के अलावा उसकी आंखें और हाव भाव अधिक आरामदायक, जिज्ञासु और यहाँ तक कि प्रत्याशित भी थे। तनाव, भय या अन्य नकारात्मक भावनाओं का कोई संकेत नहीं था। यह समझ में आता है। यदि वह प्रतिबंधित स्थिति में होती तो उसे पिछली सीट पर बैठने की अनुमति नहीं होती। दृश्यों को देखने के लिए आधी खिड़की को स्वतंत्र रूप से नीचे रोल करने की तो बात ही छोड़ दें। तो वह पहले से ही डिवाइन टेक्नोलॉजी द्वारा सहयोजित की गई है। उस स्थिति में डिवाइन टेक्नोलॉजी को पहले से ही पता होना चाहिए कि तरुण गोयल कहाँ गायब हो गया और वह उस शहर में क्यों गया। उन्हें गूगल पर पिकाचू के एक और पिशाच होने के बारे में भी पता होना चाहिए और हो सकता है कि उन्होंने लक्षित जांच शुरू कर दी हो। जैसा कि जगत मेहरा सोच रहा था, वह जल्दी से चौराहे पर पहुंचा और देखा कि Q7 डिवाइन टेक्नोलॉजी उद्यम के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा है। ड्राइवर गेटकीपर से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद बिजली का गेट धीरे धीरे खुला और Q7 अंदर चला गया, जगत मेहरा के दृश्य से गायब हो गया। इमारतों के परिसर को देखते हुए जगत मेहरा ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा, इस बात पर विचार किया कि अंदर झांकने के तरीके के बारे में सोच रहे थे। हालांकि उनके दिमाग में आने वाली सभी योजनाओं को तुरंत वीटो कर दिया गया। यह दिन का उजाला था और वह जो कुछ भी करता है वह बहुत विशिष्ट और जोखिम भरा होता था। यहाँ तक कि अगर वह अंदर जा सकता है तो नोटिस किए जाने और उजागर होने की संभावना होगी। उसके लिए अभी जासूसी करने का जोखिम उठाने का समय नहीं था। जगत मेहरा को एक एकांत कोना मिला और वह सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसने पहले किसी के बैग की जेब में पेंसिल ड्राइंग भरी थी। संवेदी जानकारी की अपनी व्याख्या के आधार पर वह बता सकता था कि 5 लोग उस इमारत की पहली मंजिल में प्रवेश कर चुके थे। फिर वे जल्दी से ऊपर की ओर चले गए, शायद लिफ्ट ले रहे थे। उनके आसपास की अवधारणात्मक जानकारी में उतार चढ़ाव ने संकेत दिया कि वे बात कर रहे थे। दुर्भाग्य से जगत मेहरा वर्तमान में इस जानकारी से उनकी बातचीत के विवरण को पार्स करने में असमर्थ थे। चक्कर आने के बाद जगत मेहरा सुपर सेंसरी स्टेट से बाहर निकल गए। अभी के लिए सुपर सेंसरी स्टेट में प्राप्त विशेष संवेदी जानकारी की व्याख्या करने की उनकी क्षमता इस पद्धति का उपयोग करके अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत कमजोर थी। जगत मेहरा ने एलिस को तरुण गोयल की याददाश्त के टुकड़ों के आधार पर मिजो और उनकी अटकलों के बारे में संदेश भेजा। उसने उसे इस जानकारी के आधार पर मिजो पर और अधिक खोज करने के लिए कहा। इसके बाद उन्हें आसपास की कई सड़कों पर यातायात की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए एक उच्च बिंदु मिला, यह देखते हुए कि ट्रैफिक लाइट कहाँ थी और जहां यातायात प्रवाह अधिक था। उन्होंने एलिस को विभिन्न ट्रैफिक प्लेटफॉर्म और नेविगेशन ऐप से डेटा का उपयोग करके ट्रैफिक रुझान की भविष्यवाणी करने के लिए कहा। दोपहर लगभग 4 बजे Q7 गेट से बाहर लुढ़क गया। यह देखकर कोने में खड़ा जगत मेहरा तुरंत मुड़ा और दौड़ने लगा। जिस मार्ग से वह पहले बाहर निकल गया था उसका अनुसरण करते हुए उसने कई इमारतों के माध्यम से एक ट्रैफिक लाइट चौराहे तक एक शॉर्टकट लिया। जगत मेहरा ने पहले अनुमान लगाया था कि निगम में मिजो की यात्रा स्थायी नहीं होगी। उनकी टिप्पणियों से अंदर की इमारतें रात में बहुत बसी हुई नहीं लगती थीं, यह सुझाव देते हुए कि कई आवासीय स्थान नहीं थे। अगर उन्हें छोड़ना था, चाहे वह रात के खाने के लिए शहर जाना हो, खरीदारी करना हो, हवाई अड्डे पर जाना हो, रेलवे स्टेशन पर जाना हो या राजमार्ग पर जाना हो, तो उन्हें इस ट्रैफिक लाइट चौराहे से गुजरना होगा। एलिस द्वारा पिछले अवलोकनों और डेटा विश्लेषण के आधार पर यहाँ यातायात की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा थी और यह एक ऐसी जगह थी जहाँ ट्रैफिक जाम होने की संभावना अधिक थी। Q7 के पास से गुजरते ही यह अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा। जगत मेहरा ने कार के टायरों को पंचर करने जैसी मामूली दुर्घटना का मंचन करने पर विचार किया था। हालांकि आगे के विचार पर उन्होंने सीधे हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने शुरू में यह निर्धारित किया था कि Q7 में कोई अन्य पिशाच या म्यूटेंट नहीं थे, आसपास अन्य दुर्जय लोग भी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया। 2 मिनट बाद Q7 उम्मीद के मुताबिक आया। ट्रैफिक लाइट को लाल होते हुए और वाहनों की एक पंक्ति के अंत में Q7 को धीरे धीरे रुकते हुए देखकर
जगत मेहरा ने राहत की सांस ली। आखिरकार यह काफी व्यस्त सड़क थी, लेकिन यह पीक आवर नहीं था और एक मौका था कि Q7 बिना किसी समस्या के हरी बत्ती के माध्यम से रवाना हो सकता था। उसने अपने सिर पर काली बुनी हुई टोपी को समायोजित किया, चबाने वाली गम को अपने मुंह से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला, उसे एक मनका के चारों ओर लपेट दिया, जिसके साथ उसने सुपर संवेदी संपर्क स्थापित किया था, इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और तेजी से सड़क पार करते हुए 10,010 डायल करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह Q7 के पिछले हिस्से से गुजरा, उसके हाथ की गति छोटी, विवेकपूर्ण थी लेकिन सटीक रूप से गोंद और मनका को कार की लाइसेंस प्लेट की दरार में धकेल दिया। वह जानता था कि अगर Q7 के पीछे की कार में बैठे लोगों ने भी ध्यान दिया, तो वे यह नहीं देखेंगे कि वह क्या कर रहा है। देखने वाले के लिए वह सिर्फ एक असभ्य पैदल यात्री प्रतीत होता था, जिसे ट्रैफिक लाइट पर सड़क पार करने के लिए कुछ और कदम चलने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी क्योंकि वह एक फोन कॉल करने में व्यस्त था। बेशक अगर उन्होंने ध्यान दिया तो वे सबसे अधिक संभावना शाप देंगे, कोई शिष्टाचार नहीं या झटका। वैसे भी Q7 में मौजूद व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देगा। 1 घंटे से अधिक समय बाद छोटे गोले के स्थान के निर्देशानुसार जगत मेहरा ने कार का पता लगाया। उन्हें एक रेस्तरां में खड़ा किया गया था, जिसके कारण जगत मेहरा ने शुरू में यह मान लिया कि वे अंदर भोजन कर रहे थे। दूर से पुष्टि करने के बाद कि कार में कोई नहीं था, जगत मेहरा इत्मीनान से उसके पास से गुजर गया, गंध और ध्वनि का उपयोग करके यह पता लगाने के लिए कि कार में सवार लोग रेस्तरां में प्रवेश कर चुके थे। जगत मेहरा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और रेस्तरां में जाते ही कॉल करने का नाटक किया। उसने अपने फोन की ओर आने वाले वेटर की ओर इशारा किया और किसी की तलाश में कहा, फिर अपने फोन में बात की। मैं आ गया हूं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तेज हो जाऊंगा। तुम लोग वास्तव में कहाँ हो? इस बीच उसने कार से फैली हुई गंध का इस्तेमाल जल्दी से उनके स्थान पर लॉक करने के लिए किया, फिर आवाजें सुनी। जल्द ही उन्होंने पहचान की कि Q7 के लोग दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में थे। जैसे ही जगत मेहरा ने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर कदम रखा, वह रुका, भौहें चढ़ा और फोन में फुसफुसाया, क्या आप बाओगुई रेस्तरां में नहीं बल्कि फुबाओ रेस्तरां में हैं? धिक्कार है, तो मैंने एक व्यर्थ यात्रा की है। बस अपना समय लें और मेरी प्रतीक्षा करें। फिर वह मुड़ा और स्वाभाविक रूप से रेस्तरां से बाहर चला गया। उन्होंने जिस फुबाओ रेस्तरां का उल्लेख किया वह वास्तव में मौजूद है। यह एक प्रसिद्ध स्थानीय भोजनालय है। उन्होंने विकासनगर शहर के अपने प्रारंभिक शोध के दौरान इसके बारे में सीखा। बाओगुई रेस्तरां छोड़ने के बाद जगत मेहरा ने अगले दरवाजे लीनिंग स्टोर में प्रवेश किया, सीधे दूसरी मंजिल पर चला गया और दीवार के खिलाफ खड़ा हो गया जो बाओगुई रेस्तरां से सटा हुआ था, जो डिस्प्ले रैक पर कपड़ों में तल्लीन दिखाई दे रहा था। वास्तव में वह निजी कमरे में रहने वालों को छिपकर सुन रहा था। हालांकि एक दीवार ने उन्हें अलग कर दिया, फिर भी जगत मेहरा अधिकांश बातचीत को सुन और व्याख्या कर सकता था। मिस चेन, हालांकि हमारा विकासनगर शहर महानगरों जितना हलचल भरा नहीं हो सकता है, फिर भी इसमें कई अच्छे भोजनालय हैं। आपको यहाँ अपने समय के दौरान उन्हें आजमाना चाहिए। आज हम एक प्रसिद्ध रेस्तरां में भोजन कर रहे हैं, जहाँ सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। निजी कमरे में 4 लोग थे, 3 पुरुष और 1 महिला, और यह स्पष्ट था कि मिस चेन मिजो थी। जगत मेहरा को पता था कि पुलिस भी मिजो की तलाश कर रही है। यह मिस चेन डिवाइन टेक्नोलॉजी द्वारा उसके लिए व्यवस्थित एक नई पहचान लग रही थी। मेजबान की तरह काम करने वाला और भोजन का वर्णन करने वाला व्यक्ति शायद एक स्थानीय उद्यम से कोई था जिसे डिवाइन टेक्नोलॉजी ने हासिल किया था। इस आदमी को म्यूटेंट पर डिवाइन टेक्नोलॉजी के गुप्त शोध के बारे में पता था या नहीं, यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया था। मिजो की खोज करने पर जगत मेहरा ने शुरू में कई योजनाओं पर विचार किया, जैसे कि तेजपुर पुलिस को गुमनाम रूप से टिप देना ताकि उन्हें जमीनी काम करने दिया जा सके। हालांकि उन्होंने इन योजनाओं को तुरंत खारिज कर दिया। पानी को हिलाने से यह पता लगाना आसान हो सकता है कि नीचे क्या छिपा है, लेकिन मिट्टी के आकार की खोज करने का मौका खो देगा। वह अभी भी नहीं जानता था कि डिवाइन टेक्नोलॉजी के पीछे कौन है, चाहे वह आरव सिंह हो या कोई और, चाहे वे पिशाच हों या वे अपने कार्यों से क्या हासिल करना चाहते थे। इसलिए जगत मेहरा ने अधिक रूढ़िवादी रूप से निरीक्षण करने का फैसला किया।
निजी कमरे को सुनना जारी रखते हुए जगत मेहरा ने उनकी बातचीत से अनुमान लगाया कि मिजो को बॉस द्वारा यहाँ भेजा गया था। आधिकारिक तौर पर वह यहाँ सीखने के लिए आई थी, लेकिन स्थानीय कर्मियों का स्पष्ट रूप से मानना था कि वह यहाँ उनके संचालन की निगरानी और निरीक्षण करने के लिए आई थी। मिजो शायद ही कभी बोलता था, केवल विनम्रता से, और विनम्रता से कभी कभी वाक्यों में झंकारता था। उसने विनय और संयम का एक सही संतुलन बनाए रखा, जो महत्वाकांक्षी और आक्रामक महिला हैकर से पूरी तरह से अलग था, जिसे तरुण गोयल ने याद किया था। सर, क्या मैं पूछ सकता हूं? पास की एक महिला बिक्री सहयोगी को बाधित किया। यह ठीक है, मैं बस देख रहा हूं, जगत मेहरा ने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन ये महिलाओं की स्पोर्ट्स ब्रा है। पुरुषों का वर्ग वहां पर है। सेल्सवुमन धीमी आवाज में बोली, यह देखते हुए कि जगत मेहरा लंबे समय से वहां खड़ा था। चौंका, जगत मेहरा ने अपना शांत रखा, उसे एक दयालु मुस्कान बिखेरते हुए। मैं अपनी प्रेमिका के लिए कुछ चुन रहा हूं। मैंने उससे अभी अभी पूछा, लेकिन उसे इन दोनों के बीच चयन करने में परेशानी हो रही है। और अपने फोन की ओर इशारा किया। सेल्सवुमन ने आराम किया और दोनों स्पोर्ट्स ब्रा की विशेषताओं को पेश करना शुरू कर दिया। जगत मेहरा ने कुछ देर ध्यान से सुना, फिर अपने फोन को देखा और बातचीत का धागा खोला। फिर उसने सेल्सवुमन से माफी मांगते हुए कहा, मेरी प्रेमिका कहती है कि वह कल आएगी और खुद को चुनेगी। आपका समय बर्बाद करने के लिए मुझे खेद है। बगल के रेस्तरां के निजी कमरे में डिनर पार्टी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जगत मेहरा का अब और सुनने का इरादा नहीं था। उसने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं सुनने जा रहा है। हालांकि स्थानीय कंपनी के प्रतिनिधि ने उत्साहपूर्वक बात की और स्पष्ट रूप से एक तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने अपनी नौकरियों या उनकी स्थानीय कंपनी द्वारा किए गए शोध से संबंधित कुछ भी उल्लेख नहीं किया। एक छोटे से शहर के होटल के बाहर हुई बातचीत के आधार पर प्रासंगिक क्षेत्रों से निपटने वाले डिवाइन टेक्नोलॉजी द्वारा नियोजित सभी लोगों के पास गोपनीयता समझौते थे और उन्हें काम के निर्दिष्ट स्थानों के बाहर संबंधित मामलों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं थी। जगत मेहरा बाओगुई रेस्तरां के पार एक गली में चुपचाप इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे बाद जिन 4 लोगों को वह देख रहा था, वे रेस्तरां से बाहर निकल गए। छोटे बालों वाले मिजो, एक कॉर्पोरेट कार्यकारी की तरह कपड़े पहने, एक विनम्र लेकिन अलग-थलग अभिव्यक्ति के साथ 2 पुरुषों को अलविदा कह दिया। उसने काले सूट में एक और लंबे आदमी के साथ Q7 में चढ़ने से पहले 2 पुरुषों को एक कैब में जाते देखा। पहले अपने छिपकर सुनने के सत्र से जगत मेहरा को पता था कि काले सूट में लंबे आदमी को सहायक उच्च के रूप में संदर्भित किया गया था। उन्हें बॉस द्वारा विकासनगर शहर में मिजो की मदद करने के लिए भेजा गया था, काम और उसके दैनिक जीवन दोनों में। जहां तक जगत मेहरा की प्रारंभिक धारणा का सवाल है, जो इस आदमी के फिगर, आंदोलनों और आतंक स्थितिजन्य जागरूकता के अवलोकन के माध्यम से बनी थी, इस व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से ताकत, करीबी युद्ध और सुरक्षा में प्रशिक्षित किया गया था। उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से सिर्फ एक सहायक से कहीं अधिक थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनका काम मुख्य रूप से मिजो की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, बजाय उस पर सख्त निगरानी रखने के। उपलब्ध सभी सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मिजो वास्तव में डिवाइन टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा था। लेकिन डिवाइन टेक्नोलॉजी उसे भर्ती क्यों करना चाहेगी? उसकी विशेषता हैकिंग थी, लेकिन डिवाइन टेक्नोलॉजी की तुलना में एक विशाल जिसके पास अत्यधिक उन्नत तकनीकों की एक सरणी थी, उसके कौशल को बहुत अधिक संपत्ति नहीं होना चाहिए। क्या उसकी कोई और विशेषता थी जो दिव्य प्रौद्योगिकी के पीछे के लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रही थी? Q7 के जाने के बाद जगत मेहरा इत्मीनान से पीछे चल पड़ा। रात करीब 10 बजे जगत मेहरा एक महंगे आवासीय परिसर में पहुंचे। Q7 को वहां प्रवेश करना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन टेक्नोलॉजी वास्तव में मिजो के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। उन्होंने उसके लिए जिस जगह की व्यवस्था की थी, वह किराए के घर से काफी बेहतर थी जहां ऋत्विक जैसा एक साधारण कर्मचारी रहता था। उन्होंने उसे आने जाने के लिए एक शानदार Q7 भी प्रदान किया, एक सुविधा जो ऋत्विक को प्रदान नहीं की गई थी। पॉश कंपाउंड में सुरक्षा भी शीर्ष पर थी। हालांकि जगत मेहरा ने कई सुरक्षा उल्लंघनों को देखा जो डिवाइन टेक्नोलॉजी की हश-हश रिसर्च फैसिलिटी की तुलना नहीं कर सकते थे।
जगत मेहरा ने आसानी से बिना निगरानी के परिधि की दीवार का एक हिस्सा ढूंढ लिया और आसानी से उस पर चढ़ गया। ऑर्ब के सिग्नलिंग का उपयोग करते हुए उन्होंने निर्धारित किया कि Q7 भूमिगत गैरेज में पार्क किया गया था। वह पुष्टि करने के लिए गैरेज में नहीं गया। हालांकि कार से गंध को सूंघने और उसका अनुसरण करने से उनके स्थान पर लॉक करना बहुत आसान हो जाता, गैरेज में कई कैमरों ने असुविधा पैदा की। किसी भी तरह से जगत मेहरा के पास यह निर्धारित करने के लिए अन्य तरीके थे कि मिजो ने किस अपार्टमेंट में कब्जा कर लिया था। जगत मेहरा ने इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का मूल खाका ऑनलाइन पाया, जिसमें भूमिगत पार्किंग क्षेत्र का पता लगाया गया जहां Q7 पार्क किया गया था, जो इमारत 8, 9, 16 और 17 की लिफ्ट के पास था। भोजन के दौरान खानपान के प्रभारी व्यक्ति ने उल्लेख किया कि मिस चेन के लिए व्यवस्थित अपार्टमेंट नदी के दृश्यों के लिए एकदम सही था, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान। 4 इमारतों में से जो अबाधित नदी के दृश्यों के लिए सही हैं, वे इमारतों 8 और 16 की 8वीं मंजिल के ऊपर स्थापित हैं। पिछले 3 महीनों में इन अपार्टमेंटों के लिए किराए और बिक्री के लिए लिस्टिंग की जांच करने के बाद जगत मेहरा को पता चला कि 2 इकाइयां किराए पर ली गई थीं। तुलना करने पर जगत मेहरा मिजो के आवास के रूप में बिल्डिंग 16 के अपार्टमेंट 1203 की ओर झुक रहा था। बेशक इसकी पुष्टि की जानी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वह बस स्विच करेगा। आखिरकार उसके पास इसका पता लगाने के लिए पूरी रात है। जगत मेहरा परिसर के भीतर निगरानी कैमरों से बचने में कामयाब रहे, जिससे वह बिल्डिंग 16 के नीचे तक पहुंच गए। स्वाभाविक रूप से वह सीधे मुख्य द्वार के माध्यम से नहीं चलेगा, क्योंकि तहखाने में जाने के लिए एक एक्सेस कार्ड की आवश्यकता होगी, जहां निगरानी मौजूद थी। थोड़ी देर के लिए आसपास के वातावरण को स्कैन करते हुए उसके सिर में कई संज्ञानात्मक मॉडल के साथ वह 16 की इमारत के एक तरफ चला गया। उन्होंने इमारत की संरचना का अध्ययन किया, आसपास के आवासों की खिड़कियों और बालकनियों की जांच करने के लिए पीछे मुड़ गए जो इस स्थान को देख सकते थे। एक बार जब उसने पुष्टि कर दी कि कोई भी उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, तो जगत मेहरा ने बड़ी ताकत से दौड़ लगाई और कुछ कदम दौड़ते हुए जमीन को तेज कर दिया। उसने दीवार से लात मारी, खुद को दूसरी मंजिल के गलियारे के किनारे पर ले गया। खुद को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हुए वह तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहरी किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहा। वह तेज और सहज आंदोलनों के साथ गलियारे में फ्लिप हो गया। तीसरी मंजिल के गलियारे की एक खिड़की आधी खुली हुई थी। तुरंत वॉल्ट करने के बजाय जगत मेहरा ने इंटीरियर को स्कैन करने के लिए अपने विजन मोड को बदल दिया। दुर्भाग्य से जबकि गलियारे में कोई नहीं था, एक निगरानी कैमरा था। यदि वह अंदर जाता है तो वह संभवतः उसकी दृष्टि की रेखा के भीतर होगा। हालांकि कैमरा एंगल का पता लगाने के बाद जगत मेहरा ने एक तेज स्कैन किया। गलियारे में अंधे स्थान को ढूंढकर वह तेजी से छिपकली की तरह खिड़की के नीचे संकरे मंच के साथ आगे बढ़ा। दुर्भाग्य से तीसरी मंजिल के गलियारे के अंत में खिड़की बंद थी, इसलिए वह ऊपर की ओर बढ़ता रहा, अपनी बाहों में ताकत का उपयोग करते हुए वह कूदती हुई मकड़ी की तरह उछल गया। विभिन्न ऊबड़-खाबड़ चट्टानों और पहाड़ की दीवारों को पार करने के बाद एक इमारत पर चढ़ना अब जगत मेहरा के लिए बच्चों का खेल था। रेडियो कैलिस्थेनिक्स रूटीन करने की तरह उनका ध्यान ज्यादातर अपने परिवेश पर केंद्रित था, आसपास के निवासियों द्वारा देखे जाने से सावधान थे। यदि केवल वह अपनी इलेक्ट्रिक मास्टरी फ्लाइट क्षमता का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है, हालांकि यह बहुत विशिष्ट था। सौभाग्य से अब देर हो चुकी थी। जगत मेहरा ने जिस इमारत को चुना था, उसके हिस्से में किसी भी स्ट्रीट लाइट से रोशनी नहीं की गई थी। उसके काले कपड़े और काली बुनी हुई टोपी पर शायद ही ध्यान दिया जाए, भले ही कोई उसकी दिशा में नजर डालता। जगत मेहरा ने इमारत की बाहरी दीवारों पर ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। वह तेजी से ऊपर की ओर चढ़ गया, अंत में 9वीं मंजिल के गलियारे के अंत में एक खुली खिड़की ढूंढ ली, जो इमारत में अपना रास्ता बना रहा था। दीवार के खिलाफ तेजी से आगे बढ़ते हुए वह सीढ़ी में प्रवेश किया। यह पुष्टि करने के बाद कि सीढ़ियों में कोई कैमरा नहीं था, वह ऊपर की ओर बढ़ा। 12वीं मंजिल तक जगत मेहरा ने हवा को ध्यान से सूंघा, एक हल्की गंध का पता लगाया जो उसने Q7 के आसपास और बाओगुई रेस्तरां में सूंघा था। यह संभवतः मिजो और असिस्टेंट हाई का था। वह लगभग पुष्टि कर सकता था कि उसकी पिछली कटौती सही थी,
मिजो इस मंजिल पर रहता था, शायद अपार्टमेंट 1203 में। जगत मेहरा ने अपने शरीर को दीवार के खिलाफ और अपने कान को सतह पर दबाया, अपना ध्यान अपनी सुनवाई पर केंद्रित किया। वह पूरी मंजिल पर आवाजें सुनने लगा। एक के बाद एक शोर को खत्म करते हुए जगत मेहरा ने आखिरकार एक ध्वनि स्रोत पर ध्यान केंद्रित किया, माउस के आवर्ती क्लिक और कभी कभी कीबोर्ड का टैप। अपार्टमेंट के लेआउट के अनुसार उन्हें ऑनलाइन मिला और उनके द्वारा बनाए गए मानसिक खाके के अनुसार जगत मेहरा को पता था कि यह ध्वनि अपार्टमेंट 1203 की दिशा से आ रही थी। अपार्टमेंट लेआउट के आधार पर शोर का स्रोत यूनिट 1203 के मास्टर बेडरूम में था, जो बालकनी से अबाधित नदी के दृश्य को देखता था। स्वाभाविक रूप से वह यह अनुमान नहीं लगा सका कि वह केवल की स्ट्रोक्स को आंख बंद करके सुनकर क्या कर रही थी। जगत मेहरा ने अपना फोन निकाला और अपनी वर्तमान लोकेशन एलिस को भेज दी। यह पता चलने के बाद कि एलिस की इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता उसकी अपेक्षाओं से अधिक है और उसके पास इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर और सुरक्षा के फायदे हैं, जगत मेहरा ने जब भी वह बाहर जाता था तो उसने अपने फोन के माध्यम से उसके साथ संवाद करना शुरू कर दिया, जिससे उसे नेटवर्क संचालन में सहायता मिल सके। सत्यापन विधि अभी भी उनके फोन के फिंगरप्रिंट, चेहरे और बाद में आवाज की पहचान पर निर्भर थी। कड़ाई से बोलते हुए सुरक्षा पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं थी, लेकिन यह कुछ समय के लिए पर्याप्त थी क्योंकि कोई भी एलिस के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एलिस के पास ऑनलाइन एक मजबूत संवेदी क्षमता थी, जैसा कि उसने वास्तव में किया था। वह समय से पहले मुद्दों और खतरों का पता लगा सकती थी और पता लगाने योग्य डेटा को तुरंत तोड़ सकती थी। वह एक नवसिखुआ पक्षी की तरह थी, अपने पंख और पंजे विकसित कर रही थी, थोड़ी देर के लिए मुक्त होने के लिए तैयार थी। जगत मेहरा जानता था कि मिजो एक दुर्जेय हैकर था, जो सभी प्रकार की सूचनाओं को ऑनलाइन खोदने के लिए विभिन्न तरीकों का फायदा उठाने में माहिर था। उसके पास मजबूत तकनीकी क्षमताएं, अनुभव का खजाना और उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। उसके कंप्यूटर पर आक्रमण करना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा, लेकिन वह चुनौती केवल सामान्य उपयोगकर्ताओं के सापेक्ष थी। ऑनलाइन हैकर्स की शक्ति और रहस्य उनकी गुमनामी और उनकी रक्षा करने वाली अस्पष्टता में निहित थे। वे छाया में लिपटे रहे, उपकरणों के शस्त्रागार पर भरोसा करते हुए और विभिन्न बग का शोषण करते हुए। उनकी शक्ति उनकी रणनीतियों और संचित ज्ञान में निहित है। लेकिन अभी जगत मेहरा और एलिस छाया में थे, जिसमें मिजो बिना सोचे समझे शिकार थे। यदि वे भौतिक स्थान जानते थे, तो क्या वे इस आईपी के माध्यम से नेटवर्क आईपी और इंटरनेट से जुड़े विशिष्ट टर्मिनल प्राप्त कर सकते थे? बेशक, वे कर सकते थे। यदि वे इंटरनेट सेवा प्रदाता होते, तो यह केवल कुछ ही क्लिक के साथ किया जा सकता था। इन परिस्थितियों में भले ही लक्ष्य इस विशेष इंटरनेट लाइन का उपयोग कर रहा हो, कुछ भी छिपाना मुश्किल होगा। जबकि सामान्य उपयोगकर्ताओं के पास इस स्तर की पहुंच नहीं है, जगत मेहरा को इतनी लंबाई तक जाने की आवश्यकता नहीं थी, न ही उन्हें किसी परिष्कृत संचालन को नियोजित करने की आवश्यकता थी। क्योंकि वह वहीं था और एलिस के पास अपने फोन का नियंत्रण था और वह इसके माध्यम से आसपास के वायरलेस नेटवर्क संकेतों को सीधे स्कैन कर सकता था। यदि मिजो का नेटवर्क वायरलेस सिग्नल प्रसारित कर रहा था, तो यह सबसे अच्छी स्थिति होगी। यहां तक कि अगर उसके निवास में एक सक्रिय वायरलेस राउटर नहीं था और एक तार का उपयोग करके जुड़ा हुआ था, तो एलिस अभी भी इमारत में अन्य वायरलेस सिग्नल के माध्यम से हैक कर सकती थी। आसपास के क्षेत्र में घरेलू वायरलेस सिग्नल, जिनके ब्रॉडबैंड केबल सभी एक ही स्विच से जुड़े हो सकते हैं, उनमें से एक से समझौता होने के बाद कदम उठाने के रूप में काम करेंगे। बेशक, अगर मिजो का कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा है, तो यह विधि काम नहीं करेगी। जैसे ही वह सोच रहा था, एक महिला की आवाज उस दिशा से गूंज उठी जिस दिशा में उसने इंगित किया था। उसने तुरंत खुद को और अपने कान को दीवार पर वापस दबा दिया। इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः मौत से डर जाएगा, यह सोचकर कि एक पागल आदमी छिपकली की नकल कर रहा था। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने आज 4 प्रयोगशालाओं का प्रारंभिक दौरा किया। उपनिदेशक जियो बहुत समर्पित थे और उन्होंने एक विस्तृत परिचय प्रदान किया। मिजो असिस्टेंट हाई से बात नहीं कर रहा था, जो यूनिट 1203 में भी रहता था, बल्कि फोन पर बात कर रहा था। उनकी आवाज तरुण गोयल के मेमोरी सेगमेंट से थोड़ी अलग थी, जो जगत मेहरा को मिली थी।
वह अब और अधिक शांत लग रही थी। अपने लहजे, आवाज और बातचीत के आधार पर जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही थी जिसका वह सम्मान करती थी। जगत मेहरा को शक था कि यह डिवाइन टेक्नोलॉजी के बॉस आरव सिंह हो सकते हैं। अफसोस की बात है कि बहुत सारी बाधाएं थीं, जिससे जगत मेहरा के लिए दूसरी तरफ की आवाज सुनना मुश्किल हो गया था। यदि केवल मिजो स्पीकरफोन का उपयोग कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, एक बार जब जगत मेहरा ने सुपर सेंसरी स्टेट में कथित जानकारी को डिकोड करने के अधिक तरीके ढूंढ लिए, तो कम सीमाएं होंगी। धारणा के दायरे में सभी प्रतिक्रिया जानकारी को बिना किसी नुकसान के सीधे एक्सेस किया जा सकता है। हाँ, मैंने संक्षेप में शोध की समीक्षा की। मैं कल प्रयोग प्रक्रिया का निरीक्षण करूंगा, लेकिन उपनिदेशक जियो ने मुझे उम्मीद न रखने की चेतावनी दी क्योंकि विफलता की 99.9% संभावना है। मैंने उपनिदेशक जियो से सुना है कि इन प्रयोगशालाओं के प्रभारी व्यक्ति डॉक्टर फैंग हैं। मैंने उसकी जानकारी देखी है, वह वास्तव में एक प्रभावशाली वैज्ञानिक हैं। यह शर्म की बात है कि वह इस समय अपनी टीम के साथ व्यापार यात्रा पर हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं जाने से पहले उससे मिल सकता हूं या नहीं। क्या ऐसा है? यह अच्छा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं उससे पूछना चाहता था। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस क्षेत्र में नौसिखिया हूं और केवल रटना रहा हूं। हालांकि वह दूसरे छोर पर आवाज को स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता था, फिर भी जगत मेहरा मिजो के शब्दों से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता था। मिजो द्वारा उल्लिखित डॉक्टर फैंग संभवतः मिशिका थी, जिसे एलिस ने संभवतः ऋत्विक के पर्यवेक्षक के रूप में पहचाना था। यदि ऐसा होता, तो इसका मतलब यह होता कि एक और शोधकर्ता था, ऋत्विक की बॉस, मिशिका, डिवाइन टेक्नोलॉजी से, जिसने किनलिंग निर्जन क्षेत्र में प्रवेश किया था। 1203 के मास्टर बेडरूम में मिजो की आवाज जारी रही। मिस्टर बिष्ट, मैं वास्तव में थोड़ा उलझन में हूं। वे इन यौगिकों को संश्लेषित क्यों कर रहे हैं? मैं जिस मामले पर शोध कर रहा हूं उससे इसका क्या लेना देना है? जब मैंने आज प्रयोगशाला में उपनिदेशक जियो और अन्य शोधकर्ताओं के साथ बातचीत की, तो ऐसा लगा कि उन्हें नहीं पता था कि वे ये प्रयोग क्यों कर रहे थे या इसका उद्देश्य क्या था। उसकी आवाज थोड़ी आशंकित और झिझक वाली लग रही थी, जैसे कि वह अनिश्चित थी कि उसके लिए ये शब्द कहना उचित था या नहीं। जगत मेहरा ने कुछ कीवर्ड उठाए। मिस्टर बिष्ट, यह वही था जिससे मिजो बात कर रहा था। वह आरव सिंह नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से दिव्य प्रौद्योगिकी में एक उच्च पद पर आसीन किया। मिजो उनकी सिफारिश पर यहां आए थे। आरव सिंह के उस लकवाग्रस्त बेटे का नाम क्या था? यौगिकों को संश्लेषित करना यहां प्रयोगशाला में प्रयोग दिशाओं में से एक। ऋत्विक और मिशिका की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए वे मोटे तौर पर कुछ चीजों का अनुमान लगा सकते थे। मैं वर्तमान में क्या शोध कर रहा हूं, क्या यह तरुण गोयल और पिशाचों से संबंधित है? डिवाइन टेक्नोलॉजी के मिस्टर बिष्ट ने इस मामले की जांच के लिए मिजो को भर्ती किया, लेकिन डिवाइन टेक्नोलॉजी में उसे और दूसरों को क्यों नहीं? इसके अलावा मिजो के शब्दों का अर्थ यह था कि विकासनगर शहर में डिवाइन टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता पिशाचों और परिवर्तनकारी प्राणियों के अस्तित्व से अनजान लग रहे थे। जब उन्होंने उस बातचीत को याद किया जो उन्होंने किनलिंग निर्जन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले छोटे शहर के होटल के बाहर गलती से सुनी थी, तो उन 2 फील्ड श्रमिकों को भी पता नहीं था कि उन्हें सुअर के अवशेषों को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है। ऐसा प्रतीत होता है कि डिवाइन टेक्नोलॉजी के पीछे के लोग गुप्त रूप से शोध कर रहे थे और यहां तक कि गुप्त विभाग के शोधकर्ताओं को भी पूरी तरह से सूचित नहीं किया गया था। वे किस बात से डरते थे? उन्होंने कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि मेरे लिए यहां इस पर गौर करना व्यर्थ है। मैं तरुण गोयल की जांच जारी रखना पसंद करूंगा। क्या आपको याद है कि मैंने पिछली बार क्या उल्लेख किया था कि मैं उसके साथ उस शहर में एक और खून से मिलने गया था? खून खाने वाला प्राणी? मुझे लगता है कि उसका गायब होना उस खून खाने वाले प्राणी से संबंधित है। मूल आईपी नहीं मिल रहा है? यह काफी आम है। जब मैंने पहली बार शुरुआत की तो मैंने इसे आजमाया और उसने कई प्रॉक्सी सर्वरों का इस्तेमाल किया। वह बहुत सतर्क है। वह खून खाने वाला प्राणी बेहद 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 चालाक है। कृपया जांच करने वालों को सावधान रहने की याद दिलाएं।
मुझे संदेह है कि तरुण गोयल को उस खून खाने वाले प्राणी ने मार दिया होगा। अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह अभी तक नहीं आया है। ये खून खाने वाले जीव अपनी तरह के शिकार के रूप में मानते हैं, इतना स्थूल। तरुण गोयल उस समय खुश हुए जब उन्हें पता चला कि जिस व्यक्ति से मैंने गूगल पर संपर्क किया था वह भी खून खाने वाला प्राणी था। जगत मेहरा ने उस पर भौहें चढ़ा दीं, अत्यंत अत्यंत बेहद चालाक। क्या इस पर 3 बार जोर देना जरूरी था? सबसे पहले कौन चालाक था? किसने उनका खाता चुराया और चारा पोस्ट किया? तरुण गोयल की स्मृति के अंशों में जो जगत मेहरा ने प्राप्त किए थे, मिजो ने पिशाचों और रक्त कबीले के प्रति एक जुनून और प्रशंसा दिखाई और उनमें से एक बनने की इच्छा व्यक्त की। वह तरुण गोयल को पाने वाली पहली महिला बनने के लिए उत्साहित थी, जो एक सम्मानित रक्त कबीले के महान थे। तो पिशाच अब खून खाने वाले प्राणी और यहां तक कि बेहद घृणित क्यों बन गए हैं? जब उन्होंने उस बातचीत को याद किया जो उन्होंने किनलिंग निर्जन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले छोटे शहर के होटल के बाहर गलती से सुनी थी, तो उन 2 फील्ड श्रमिकों को भी पता नहीं था कि उन्हें सुअर के अवशेषों को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है। ऐसा प्रतीत होता है कि डिवाइन टेक्नोलॉजी के पीछे के लोग गुप्त रूप से शोध कर रहे थे और यहां तक कि गुप्त विभाग के शोधकर्ताओं को भी पूरी तरह से सूचित नहीं किया गया था। वे किस बात से डरते थे? उन्होंने कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि मेरे लिए यहां इस पर गौर करना व्यर्थ है। मैं तरुण गोयल की जांच जारी रखना पसंद करूंगा। क्या आपको याद है कि मैंने पिछली बार क्या उल्लेख किया था कि मैं उसके साथ उस शहर में एक और खून से मिलने गया था? खून खाने वाला प्राणी? मुझे लगता है कि उसका गायब होना उस खून खाने वाले प्राणी से संबंधित है। मूल आईपी नहीं मिल रहा है? यह काफी आम है। जब मैंने पहली बार शुरुआत की तो मैंने इसे आजमाया और उसने कई प्रॉक्सी सर्वरों का इस्तेमाल किया। वह बहुत सतर्क है। वह खून खाने वाला प्राणी बेहद 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 चालाक है। कृपया जांच करने वालों को सावधान रहने की याद दिलाएं। मुझे संदेह है कि तरुण गोयल को उस खून खाने वाले प्राणी ने मार दिया होगा। अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह अभी तक नहीं आया है। ये खून खाने वाले जीव अपनी तरह के शिकार के रूप में मानते हैं, इतना स्थूल। तरुण गोयल उस समय खुश हुए जब उन्हें पता चला कि जिस व्यक्ति से मैंने गूगल पर संपर्क किया था वह भी खून खाने वाला प्राणी था। जगत मेहरा ने उस पर भौहें चढ़ा दीं, अत्यंत अत्यंत बेहद चालाक। क्या इस पर 3 बार जोर देना जरूरी था? सबसे पहले कौन चालाक था? किसने उनका खाता चुराया और चारा पोस्ट किया? तरुण गोयल की स्मृति के अंशों में जो जगत मेहरा ने प्राप्त किए थे, मिजो ने पिशाचों और रक्त कबीले के प्रति एक जुनून और प्रशंसा दिखाई और उनमें से एक बनने की इच्छा व्यक्त की। वह तरुण गोयल को पाने वाली पहली महिला बनने के लिए उत्साहित थी, जो एक सम्मानित रक्त कबीले के महान थे। तो पिशाच अब खून खाने वाले प्राणी और यहां तक कि बेहद घृणित क्यों बन गए हैं? जाहिर है, चाहे वह खून खाने वाले जीव हों या पिशाचों और तरुण गोयल के प्रति दृष्टिकोण, सभी उस मिस्टर बिस्ट से प्रभावित थे। इसके अलावा जगत मेहरा मिजो के लहजे और रवैये से अंदाजा लगा सकती थी कि उसने वास्तव में इसे आंतरिक रूप से स्वीकार किया था और दबाव के कारण प्रस्तुत नहीं किया था। तब इसका कारण क्या था? जहां तक दूसरी जानकारी की बात है, मिस्टर बिस्ट अभी भी उसकी जांच कर रहे थे और अब तक उन्हें कुछ भी उपयोगी नहीं मिला था। यह भी अपेक्षित था। जब उन्होंने पहली बार मिजो के अगस्त की कासुमी से ऑनलाइन संपर्क किया तो उन्होंने पर्याप्त तैयारी की। उस समय इंटरनेट के माध्यम से ही उसे ढूंढना संभव होता। इतने लंबे समय के बाद उसका पता लगाना लगभग असंभव था। यहां तक कि अगर उन्होंने किया तो वे उसे केवल उस कॉफी शॉप में ट्रेस करेंगे जहां से उसने वाईफाई का समर्थन किया था। वास्तविक स्थान जहां वह ऑनलाइन हुआ वह बगल में एक पकौड़ी रेस्तरां में था जिसमें कोई निगरानी नहीं थी। हालांकि उन्हें सतर्क रहना पड़ा। चोर के चोरी के बारे में चिंता करना एक बात थी, लेकिन चोर के लालच के बारे में चिंता करना बिल्कुल दूसरी बात थी। एक पिशाच के बीच जो पूरे दिन महिलाओं के बारे में सोचता था और एक बड़े निगम के गुप्त विभाग जो ब्लैकटेक के विभिन्न रूपों में विशिष्ट था और जनशक्ति से भरा हुआ था, बात का खतरा स्पष्ट रूप से अधिक था क्योंकि कई चर थे जिनका उसने हिसाब नहीं दिया था। 1203 के अंदर
मिजो और मिस्टर बिष्ट के बीच बातचीत समाप्त हो गई थी। वह करीब 1 महीने तक विकासनगर शहर में रहेगी। हालांकि न केवल जगत मेहरा को समझ में नहीं आया कि क्यों, मिजो को खुद इस बात का स्पष्ट अंदाजा नहीं था कि उसे यहाँ क्या करना था या मिस्टर बिष्ट का उद्देश्य क्या था। 1203 धीरे धीरे शांत हो गया, केवल मिजो और सहायक उच्च की स्थिर सांस सुनी जा सकती थी। दोनों सो चुके थे। जगत मेहरा ने कुछ देर तक सोचा, फिर छत की ओर बढ़ते हुए सीढ़ी चढ़ना जारी रखा। छत पर पहुंचते ही जगत मेहरा सीधे एक तरफ चले गए। उसे अब और निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पहले से ही अपने सिर में होलोग्राम की तरह इमारत का एक अत्यधिक विस्तृत 3D नक्शा स्थापित कर लिया था। वह जानता था कि वह कहाँ है और मिजो कहाँ स्थित है। यहाँ से 12वीं मंजिल तक उतरना जमीन से ऊपर चढ़ने की तुलना में आसान था और खोजे जाने की संभावना कम थी। छत की रेलिंग पर चढ़ने और नीचे के क्षेत्र को स्कैन करने के बाद उसने जल्दी से कई मार्ग तैयार किए जो उसे सीधे मिजो के मास्टर बेडरूम बालकनी तक ले जाएंगे। जगत मेहरा के लिए यहाँ रहना और मिजो की लगातार निगरानी करना असंभव था। यह भी संभावना नहीं लग रही थी कि उसे अल्पावधि में वांछित जानकारी मिल जाएगी। इसलिए उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि भविष्य के लिए अपने कार्ड कैसे खेलें। एलिस से अभी भी कोई खबर नहीं आई थी, इसलिए उसने खुद को एक मृत अंत की संभावना के लिए तैयार किया। जगत मेहरा ने कई विकल्पों पर विचार किया, जैसे बालकनी से बेडरूम में घुसना और अपने कंप्यूटर के साथ खिलवाड़ करना। वैकल्पिक रूप से वह भविष्य के रिमोट ट्रैकिंग और निगरानी के लिए इमोशनल इन्फ्यूजन और सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट से जुड़ी वस्तुओं को छोड़ सकता है। पेशेवरों और विपक्षों को तौलने के बाद जगत मेहरा एक योजना के साथ आए। उन्होंने विपरीत इमारत और छत से कमरा 1203 तक के रास्ते के बीच की स्थिति को देखा और महसूस किया। उन्होंने गलती से किसी के द्वारा देखे जाने की संभावना की जांच की। लगभग 15 मिनट बाद तक जगत मेहरा ने अपना नियोजित वंश शुरू नहीं किया। उनकी प्रत्येक हरकत बिना किसी हिचकिचाहट के सटीक और उद्देश्यपूर्ण थी। 20 सेकंड से भी कम समय में वह चुपचाप कमरे 1203 की बालकनी पर उतर गया। जगत मेहरा ने धीरे से दरवाजे की घुंडी घुमाई। यह बंद नहीं था, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। उसने मास्टर बेडरूम के अंदर से मिजो की सांस और दिल की धड़कन सुनी। वह जानता था कि वह गहरी नींद में है। अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ वह यह पता लगाने में सक्षम होगा कि क्या वह जाग गई है और तदनुसार प्रतिक्रिया कर सकती है, इसलिए वह उसे जगाने और उजागर होने के बारे में चिंतित नहीं था। टेबल पर एक डेटा केबल द्वारा जुड़े लैपटॉप और पोर्टेबल राउटर को देखने के बाद जगत मेहरा को पता चला कि उन्हें एलिस से प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिली। मिजो इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क का उपयोग नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए अपने सिम कार्ड और मोबाइल डिवाइस का उपयोग कर रही थी। लैपटॉप बंद था, लेकिन यह बंद नहीं था। जगत मेहरा ने धीरे धीरे लैपटॉप खोला, स्क्रीन लाइट से मिजो को परेशान करने से बचने के लिए उसे दूर कर दिया। लैपटॉप को जगाने के बाद यह स्वाभाविक रूप से पासवर्ड के लिए संकेत देता है। जब तरुण गोयल और मिजो ने एक साथ लैपटॉप का इस्तेमाल किया तो उन्होंने उसे एक से अधिक बार अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करते देखा था। जगत मेहरा ने अपने द्वारा प्राप्त स्मृति अंशों में भी यही देखा। इसलिए उन्होंने उस पासवर्ड का उपयोग करने की कोशिश की। भले ही उन खंडित यादों के बाद से लैपटॉप बदल गया था, लोग आमतौर पर एक ही पासवर्ड का उपयोग करते थे। जगत मेहरा ने सफलतापूर्वक सिस्टम का उपयोग किया। उसने पासवर्ड नहीं बदला था। जगत मेहरा ने कोई डेटा ट्रांसफर नहीं किया, कोई पिछला दरवाजा नहीं छोड़ा या अपने लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ नहीं की। इसके बजाय उन्होंने बस इसका निरीक्षण किया। थोड़ी देर बाद उसने लैपटॉप बंद कर दिया, उसे वापस जगह पर रख दिया और फिर मिजो के अन्य सामानों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जगत मेहरा ने देखा कि मिजो का लैपटॉप बैग पुराना लग रहा था। यह वही बैग था जिस पर उसने पहली बार एक सुविधा स्टोर में निगरानी फुटेज के माध्यम से उसे देखा था। तरुण गोयल की यादों में वह जब भी अपना लैपटॉप ले जाती थी तो उसी बैग का इस्तेमाल करती थी। अब जब मिजो डिवाइन टेक्नोलॉजी का हिस्सा थी तो उसने अपना लैपटॉप और अपना हेयर स्टाइल बदल लिया था, लेकिन वह अभी भी उसी बैग का उपयोग कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस लैपटॉप बैग का उसके लिए एक विशेष अर्थ था।
जगत मेहरा ने धीरे से बैग उठाया और उसका निरीक्षण किया। उन्हें आदित्य नाम का एक आईडी कार्ड मिला, लेकिन उस पर मिजो की तस्वीर थी। यह स्पष्ट रूप से डिवाइन टेक्नोलॉजी द्वारा उसके लिए व्यवस्थित एक नई पहचान थी। हालांकि उन्हें मिजो का कोई भी मूल आईडी दस्तावेज नहीं मिला। शायद वह उन्हें विकासनगर शहर में नहीं ले आई थी। उनके कुछ निजी सामानों का निरीक्षण करने के बाद एक नरम चमड़े की नोटबुक ने जगत मेहरा का ध्यान खींचा। इसके माध्यम से फ्लिक करने पर उन्हें बहुत सारी नई जानकारी मिली। उन्होंने नोटबुक में एक छोटा चाकू भी देखा जो एक तटस्थ पेन से खींचा गया था। चाकू एक अनोखा सफेद चीनी मिट्टी का खंजर जो निश्चित रूप से तरुण गोयल ने शुरू में उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया था, लेकिन अंततः उसके साथ मारा गया, तुरंत पहचानने योग्य था। संभवतः तरुण गोयल की यादों और ड्राइंग की उपस्थिति दोनों से यह एक खाका नहीं था। मिजो के हाथ से सफेद खंजर आने की संभावना नहीं थी।